डीएसएलआर कैमरास इतने ज्यादा महंगे क्यों होते हैं और आखिर जब छुई मुई के पौधे को छुआ जाता है तो वो कुछ इस तरीके से क्यों सिकुड़ जाता है। साथ ही साथ दोस्तों आज आप इस पूरी दुनिया को एक लिजर्ड यानी कि छिपकली की नजरों से देखने वाले हैं। ऐसे दिमाग को चकरा देने वाले रैंडम एंड इंटरेस्टिंग फैक्ट्स को जानने के लिए ट्रिमेड फैक्ट सीरीज का एपिसोड लास्ट तक जरूर देखिएगा। फैक्ट नंबर 15। दोस्तों इस वीडियो क्लिप को देखिए जहां पर जैसे ही एक स्टील वूल को जलाया जाता है उसका वेट अपने आप ही कुछ इस तरीके से बढ़ने लगता है। लेकिन आखिर एक स्टील वूल का जलने से वेट कैसे बढ़ सकता है नहीं पता, तो चलिए आज इसके पीछे की साइंस से भी पर्दा हटा ही देते हैं। असल में दोस्तों किसी भी स्टील वूल में बहुत बड़ी तादाद में आयरन होता है। अब जब भी किसी भी स्टील वूल को जलाया जाता है तो उसके अंदर मौजूद आयरन हवा में मौजूद ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करना शुरू कर देता है, जिसकी वजह से उस आयरन का काफी तेज स्पीड के साथ ऑक्सीडेशन होता है और वो रस्ट में कन्वर्ट होना शुरू हो जाता है। अब दोस्तों जैसे कि मैंने अभी आपको बताया था कि किसी भी स्टील वूल के अंदर बहुत बड़ी तादाद में आयरन होता है, तो जब ये आयरन किसी भी ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट करके जलता है तो ये ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स को भी बॉन्ड के थ्रू अपने से ही अटैच कर लेता है, जिसकी वजह से ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल्स का मास जली हुई वूल की रस्ट के साथ मिल जाता है। परिणाम स्वरूप जितनी ऑक्सीजन आयरन अपने साथ बॉन्ड बनाकर कैप्चर कर लेता है उसका वेट भी स्टील वूल में ऐड होता चला जाता है। एंड इन द लास्ट स्टील वूल का वेट कुछ इस तरीके से अपने आप ही बढ़ता हुआ चला जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जली हुई स्टील वूल के वेट बढ़ने की असली वजह कुछ और नहीं बल्कि एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन का उसके साथ जुड़ना है। फैक्ट नंबर 14। दोस्तों इस इमेज को गौर से देखिए और अब मुझे बताइए कि हकीकत में इस बर्ड के कितने लेग्स हैं। आई नो आप में से बहुत से लोग इसके 8 या फिर 10 लेग्स बोलेंगे, लेकिन क्या आपको पता है कि हकीकत में इस बर्ड के भी एक ऑर्डिनरी बर्ड की तरह ही सिर्फ 2 ही लेग्स हैं। और अभी आपने जिस इमेज को देखा है वो कुछ और नहीं बल्कि इस बर्ड का एक बेहद ही स्मार्ट मूव है। असल में दोस्तों इस बर्ड का नाम जिकेना बर्ड है जो कि यूजुअली अफ्रीका में पाई जाती है। और आप ये जानकर हैरान हो जाएंगे कि जब भी किसी भी मेल जिकेना बर्ड को अपने आसपास कोई भी खतरा महसूस होता है तो वो अपने बच्चों को अपने फेदर के नीचे कुछ इस तरीके से छिपा लेता है। तो ये तो बात हो गई इस बर्ड के स्मार्ट मूव की। अब बात करते हैं कुछ रेयर चीज की। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें एक मेल जिकेना बर्ड को अपने बच्चों को फेदर के अंदर छिपाता हुआ दिखाया जा रहा है, जिसमें आप साफ तौर से ये देख सकते हैं कि खतरा आने की स्थिति में ये बर्ड कुछ इस तरीके से अपने बच्चों को अपने ही पंख के नीचे छिपा देती है और इसके बाद कुछ दूरी चलने के बाद खतरा टल जाने पर ये उनको फिर से कुछ इस तरीके से बाहर भी निकाल देती है। तो ये बर्ड और इसकी ये टेक्निक अपने आप में लाजवाब जरूर है। फैक्ट नंबर 13। दोस्तों आपने अम्यूजमेंट पार्क्स या फिर एयरपोर्ट्स पर कुछ इस तरीके के मूविंग साइडवॉक्स को तो जरूर देखा होगा, जो हम में से बहुत से लोगों को देखने में काफी ज्यादा एडवांस और फ्यूचर की टेक्नोलॉजी भी लगती है। और आप भी अगर उन्हीं लोगों में से एक हैं तो बिलीव मी आप गलत हैं। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को यह मालूम होगा, लेकिन साल 1871 में न्यूयॉर्क और पेरिस में कुछ इस तरीके के मूविंग साइड वॉक्स को लगाकर तैयार किया गया था, जिस पर खड़े होकर कोई भी इंसान बेहद ही आराम से पूरी ही सिटी को घूम सकता था। लेकिन क्योंकि उस समय इन तरीके के साइड वॉक्स को चलाने में इलेक्ट्रिसिटी का कंजम्पशन काफी ज्यादा हुआ करता था, तो आगे चलकर इस टेक्नोलॉजी को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया और प्रेजेंट डेट में इतिहास से दोबारा से ही इस टेक्नोलॉजी को एडॉप्ट करके छोटे स्केल पर एयरपोर्ट्स या फिर अम्यूजमेंट पार्क्स में लगाया जा रहा है। तो आप ये कह सकते हैं कि अभी आपने कुछ रेयर तो जरूर देखा है। फैक्ट नंबर 12। दोस्तों आपने मिमोसा पुदिका या फिर छुई मुई के प्लांट को तो जरूर देखा होगा, जिसको अगर किसी भी एनिमल या फिर इंसान के द्वारा छू दिया जाता है तो इस प्लांट की लीफ कुछ इस तरीके से अपने आप ही सिकुड़ जाती है। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि आखिर इस प्लांट की लीफ कुछ इस तरीके से श्रिंक क्यों होती है? नहीं तो माय इंडिया फैमिली एक बार फिर से तैयार हो जाइए अपनी साइंस क्लास में चलने के लिए। असल में दोस्तों इस प्लांट की हर लीफ के बेस में पुल्विनस सेल मौजूद होता है जो कि पूरी ही तरीके से पानी से भरा हुआ रहता है। अब दोस्तों यहां पर सबसे ज्यादा अमेजिंग बात यह है कि सेल में मौजूद ये पानी सेल की भारी सतह पर एक प्रेशर को लगाए रहता है, जिसको कि टर्गर प्रेशर के नाम से जाना जाता है। और इसी प्रेशर की वजह से इस प्लांट की लीफ कुछ इस तरीके से खुली रहती है। अब दोस्तों जैसे ही किसी भी इंसान या फिर एनिमल के द्वारा इस प्लांट को टच किया जाता है तो इस प्लांट का डिफेंस मैकेनिज्म ट्रिगर हो जाता है और ये उन सभी लीफ तक एक ऐसे सिग्नल को भेजने लगता है जिसके चलते हुए वो सभी सेल अपने अंदर मौजूद उस पानी को रिलीज कर देते हैं। पानी के रिलीज होते ही हर सेल के अंदर मौजूद टर्गर प्रेशर भी रिलीज हो जाता है और परिणाम स्वरूप इस प्लांट की लीफ कुछ इस तरीके से अपने आप ही सिकुड़ जाती है और यह बेहद ही आसानी से किसी भी एनिमल से अपनी प्रोटेक्शन को कर लेता है। सो फाइनली अब आप इसके पीछे की असली साइंस भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 11। दोस्तों सीरीज में मैंने आपको 3D फायरवर्क्स ग्लासेस के बारे में बताया था, जो किसी भी ऑर्डिनरी फायरवर्क्स को बेहद ही यूनिक और खूबसूरत अंदाज में किसी भी इंसान को दिखाते हैं। लेकिन क्या आपको बताया कि जापान के द्वारा कुछ ऐसे फायरवर्क्स को भी बनाकर तैयार किया गया है जो जब आसमान में जाकर फटते हैं तो वो देखने पर फायरवर्क्स नहीं बल्कि बेहद ही एडवांस LED स्क्रीन्स लगते हैं।
नहीं समझे तो डोंट वरी, मैं हर बार आपको कुछ ना कुछ इंटरेस्टिंग दिखाने ही तो आता हूं। चलिए देखते हैं उस अमेजिंग फायरवर्क्स को। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो फायरवर्क्स दिख रहा है उसको जैपनीज घोस्ट फायरवर्क्स के नाम से जाना जाता है। और अभी जानकर हैरान हो जाएंगे दोस्तों कि इन तरीके के फायरवर्क्स को कुछ इस तरीके के कॉम्बिनेशन का इस्तेमाल करते हुए बनाया जाता है कि जैसे ये हवा में ऊपर पहुंचकर फूटते हैं तो ये कुछ इस तरीके से बेहद ही अमेजिंग वे में अपने साइज और कलर को भी एक खूबसूरत पैटर्न में चेंज करते हैं, जिससे देख बहुत से लोगों को ये भ्रम होता है कि मानो ये कोई फायरवर्क्स नहीं बल्कि हवा में तैरती हुई कोई एलईडी स्क्रीन हो। क्या इस फैक्ट से पहले आपने इन तरीके के फायरवर्क्स को कहीं पर भी देखा था? कमेंट करके जरूर बताइएगा। फैक्ट नंबर 10, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि स्पाइडरमैन मूवी में स्पाइडर सेंस को बार बार दिखाया गया है। बेसिकली दोस्तों इसमें मूवी के अंदर हमारे मेन हीरो के आसपास जब भी कोई भी खतरा मौजूद होता है तो उसको अचानक से ही एक अजीब सा आभास होने लगता है, जिसको कि मूवी में स्पाइडर सेंस के नाम से रिप्रेजेंट किया गया है। लेकिन क्या आपको पता है कि हकीकत में स्पाइडर सेंस किस स्पाइडर को देखकर एडॉप्ट किया गया है? नहीं तो चलिए आज मैं स्पाइडरमैन मूवी का ये सीक्रेट भी खोल ही देता हूं। असल में दोस्तों जितनी भी ऑगर फेस स्पाइडर्स होती हैं हकीकत में उनके कान होते ही नहीं हैं, लेकिन उसके बावजूद भी स्पाइडर्स अपने आसपास जमीन तो छोड़िए हवा में होने वाले मूवमेंट्स को भी बेहद ही आसानी से डिटेक्ट कर लेती हैं। असल में दोस्तों इन तरीके की स्पाइडर्स के लेग्स में हजारों की तादाद में वाइब्रेशन डिटेक्टिंग सेंसर्स होते हैं, जिसके चलते हुए अगर कोई भी शिकारी या फिर इंसेक्ट इनके पास पहुंचता है तो इनको उस इंसेक्ट को बिना देखे ही उसके साइज, लोकेशन और यहां तक कि उसके सभी मूवमेंट्स के बारे में अपने आप ही जानकारी मिलने लगती है। और नेट कास्टिंग स्पाइडर इसका एक सबसे बड़ा एग्जांपल है। सो फाइनली अब आप स्पाइडरमैन मूवी का ये सीक्रेट भी जानते हैं। फैक्ट नंबर 9, दूसरे सीरीज में मैंने आपको बहुत सारे एनिमल्स और इंसेक्ट के विजन तो दिखाई हैं जो कि आपको काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग भी लगते हैं, और अपनी इसी परंपरा को आगे ले जाते हुए आज मैं आपको एक लिजर्ड यानी कि छिपकली के विजन को दिखाने वाला हूं। दोस्तों अभी स्क्रीन पर आपको जो वीडियो क्लिप दिख रही है उसमें एक ह्यूमन विजन और एक लिजर्ड के विजन को कंपेयर करता हुआ दिखाया जा रहा है, जिसमें आप साफ तौर से ये देख सकते हैं कि एक लिजर्ड कितनी आसानी से अल्ट्रावायलेट कलर्स को भी देख सकती है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए कोई भी लिजर्ड इंसानों की तुलना में किसी भी चीज के कलर्स को काफी ज्यादा डिटेल्ड वे में देख सकती है। सिर्फ इतना ही नहीं बल्कि किसी भी लिजर्ड की आंख का लेंस किसी भी कैमरा के ऑटो फोकस लेंस की तरह काम करता है, यानी कि कुछ ही माइक्रो सेकंड्स में अपने साइज को छोटा और बड़ा करके बेहद ही करीब या फिर दूर की चीजों पर फोकस कर सकता है। तो भले ही लिजर्ड चलने में काफी ज्यादा लेजी हो लेकिन ये किसी भी चीज को काफी ज्यादा डिटेल्ड और क्लियर तरीके से देखती हैं। फैक्ट नंबर 8, जैसे कि हम सभी जानते हैं कि प्रेजेंट डेट में बाइपोलर डिसऑर्डर, माइग्रेन या फिर अलग अलग तरीके के मेंटल डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए ईसीटी का इस्तेमाल किया जाता है। बेसिकली दोस्तों इस थेरेपी के अंदर पेशेंट के ब्रेन को एक सर्टेन अमाउंट और टाइम में इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं, जिसके चलते हुए पेशेंट का ब्रेन काफी तेज स्पीड के साथ रिकवर भी कर जाता है। अब दोस्तों बात अगर इस थेरेपी के इन्वेंशन की जाए तो इस मॉडर्न थेरेपी को लेट 1930s में एक इटालियन न्यूरोलॉजिस्ट उगो कैरोलेची के द्वारा इन्वेंट किया गया था। लेकिन क्या आपको पता है कि ये पूरा का पूरा कॉन्सेप्ट ही एंशिएंट रोम से चोराया गया है। असल में दोस्तों प्राचीन दस्तावेजों के अनुसार एंशिएंट रोम में चिकित्सक किसी भी पेशेंट के सरदर्द या फिर मेंटल डिसऑर्डर्स को ठीक करने के लिए ईल या फिर ऐसी ही इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूसिंग फिशेस को पानी से बाहर निकालकर पेशेंट के सर पर बांध दिया करते थे। अब क्योंकि फिश पानी से बाहर आकर घबरा जाती थी तो वो अपनी जान को बचाने के लिए इलेक्ट्रिक शॉक देना शुरू कर देती थी, और इसी इलेक्ट्रिक शॉक का इस्तेमाल करते हुए एंशिएंट रोम में पेशेंट के ब्रेन का इलाज किया जाता था। अब यहां पर दोस्तों सबसे ज्यादा चौंका देने वाली बात यह है कि कोई भी ईल एक सर्टेन पैटर्न में इलेक्ट्रिसिटी को प्रोड्यूस करती है, यानी कि वो इलेक्ट्रिसिटी को कंटिन्यूअस नहीं बल्कि पल्सेस के रूप में जनरेट करती है। अब अगर बात मॉडर्न थेरेपी की जाए तो प्रेजेंट डेट में भी इसी ही कॉन्सेप्ट का इस्तेमाल किया जाता है, जहां पर किसी भी पेशेंट को शॉर्ट पल्सेस के रूप में इलेक्ट्रिक शॉक दिए जाते हैं और हर एक पल्स के बाद कुछ सेकंड का बीच में गैप भी लिया जाता है। तो आप ये कह सकते हैं कि जिसे हम और आप मॉडर्न टेक्नोलॉजी कहते हैं हकीकत में उसको हूबहू एंशिएंट रोम से एडॉप्ट किया गया है। फैक्ट नंबर 7, दोस्तों इस वीडियो क्लिप को देखिए जहां पर जैसे ही किसी भी लीफ यानी कि पत्ती के पीछे इंक को लगाकर उसको पानी में डाला जाता है वो कुछ इस तरीके से एक बोट की तरह पानी में अपने आप ही आगे की तरफ बढ़ना शुरू कर देती है। लेकिन आखिर ऐसा क्यों होता है? असल में दोस्तों ये सबसे अच्छा उदाहरण है मैरेंगोनी इफेक्ट का। असल में दोस्तों हर एक लिक्विड का सरफेस टेंशन अलग अलग होता है। जैसे कि बात अगर पानी की ड्रॉप्स और सोप की ड्रॉप्स की जाए तो उस कंडीशन में पानी की बूंदों का सरफेस टेंशन सोप की बूंद की तुलना में काफी ज्यादा होता है, और यही वो कारण है जिसके चलते हुए पानी की ड्रॉप पर तनाव ज्यादा लगता है और
और पानी के मॉलिक्यूल्स उस ड्रॉप को कम से कम एरिया में कंट्रैक्ट रखने की कोशिश करते हैं। तो वहीं दोस्तों बात अगर सोप ड्रॉप की जाए तो उसका सरफेस टेंशन काफी कम होता है, जिसकी वजह से उस ड्रॉप पर तनाव भी कम लगता है और यही वो कारण है जिसकी वजह से वो अपने एरिया को काफी छोटा नहीं कर पाती है। अब दोस्तों बात अगर इस वीडियो क्लिप की जाए तो यहां पर दो लिक्विड आपस में मिलते हैं, पहला वाटर और दूसरा इंक। बात अगर इंक के सरफेस टेंशन की जाए तो इंक का सरफेस टेंशन पानी की तुलना में काफी ज्यादा कम होता है। अब जैसे इंक पानी के कांटेक्ट में आती है और क्योंकि पानी का सरफेस टेंशन इंक की तुलना में काफी ज्यादा होता है तो वो इंक पर एक कॉन्ट्रैक्शन फोर्स लगाना शुरू कर देता है। साधारण शब्दों में यहां पर पानी इंक को कॉन्ट्रैक्ट करके उसको छोटे एरिया में सिकोड़ने के लिए उसके ऊपर एक फोर्स को लगाना शुरू कर देता है और यही फोर्स इस इंक को आगे की तरफ धकेलना शुरू कर देता है। अब क्योंकि उस इंक को एक लीफ के पीछे लगाया जाता है तो वो लीफ को भी कुछ इस तरीके से पानी में आगे की तरफ धकेलना शुरू कर देती है। तो अब ये कह सकते हैं कि ये कुछ और नहीं बल्कि दो अलग अलग सरफेस टेंशन वाले लिक्विड का करिश्मा है। फैक्ट नंबर 6। दोस्तों सीरीज में मैंने आपको बेहद ही यूनिक स्पोर्ट्स तो दिखाए हैं और अपनी इसी परंपरा को आगे ले जाते हुए आज मैं आपको जापान में खेला जाने वाला जापानीज पोल टॉपलिंग गेम को दिखाने वाला हूं। असल में दोस्तों इस गेम को बोताओशी के नाम से भी जाना जाता है, जैसे कि साल 1945 में जापानीज मिलिट्री के लिए एक्सरसाइज के तर्ज पर डेवलप किया गया था। लेकिन आगे चलकर ये स्पोर्ट इतना ज्यादा फेमस हुआ कि प्रेजेंट डेट में जापान में ये स्पोर्ट काफी बड़े स्केल पर खेला जाता है। असल में दोस्तों इस स्पोर्ट्स में दो टीम्स होती हैं जिनमें 150 प्लेयर्स होते हैं जिनको की 75 के स्लॉट्स में बांटा जाता है। अब इन दोनों ही टीम्स में से एक एक प्लेयर पोल के ऊपर बैठता है जबकि बाकी के उसी की टीम के 74 प्लेयर्स पोल के नीचे उसे डिफेंड करते हैं। अब दूसरी टीम के प्लेयर्स को उन्हीं डिफेंडर्स का सामना करते हुए पोल के ऊपर बैठे हुए इंसान को पोल से नीचे गिराना होता है या फिर उस पोल को 45 डिग्री तक हॉरिजॉन्टल बेंड करना होता है। एंड दोनों ही टीम्स में से जो पहले इस काम को कर लेती है वो इस गेम की अल्टीमेट विनर भी कहलाती है। अब इस वीडियो को पॉज करके आप कमेंट करके जरूर बताइएगा कि कौन कौन इस वीडियो के खत्म होने के बाद इस स्पोर्ट को अपने घर पर ट्राई करने वाला है। फैक्ट नंबर 5। क्या आपको पता है कि ब्रिटिश गवर्नमेंट के कैबिनेट ऑफिस में चीफ माउजर नाम का भी एक पद होता है और उस पद पर बैठने वाले का काम ऑफिस में आए मेहमानों का अभिनंदन करना, सुरक्षा का निरीक्षण करना और उनके सोने के लिए अच्छे फर्नीचर का टेस्ट करना होता है। बेसिकली आप ये कह सकते हैं कि इस पद पर बैठने वाला हर वो संभव प्रयास करता है जिसकी वजह से बाहर से आया हुआ गेस्ट खुश होकर ही वापस जाए। अरे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात मैं आपको बताना भूल गया और वो ये है दोस्तों कि इस पद के लिए कभी भी किसी इंसान को नहीं बल्कि हर बार एक बिल्ली को चुना जाता है। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के इस पोस्ट के लिए हर बार एक रॉयल कैट को चुना जाता है। अब दोस्तों बात अगर प्रेजेंट टाइम की जाए तो इस समय लैरी नाम की बिल्ली वर्तमान में ब्रिटेन की चीफ माउजर है। अजीब लेकिन इंटरेस्टिंग। फैक्ट नंबर 4। दोस्तों आपने काफी भारी भारी साइकिल्स को तो जरूर देखा होगा लेकिन क्या आपने इस पूरी दुनिया की अभी तक की सबसे ज्यादा हैवी साइकिल को देखा है जिसका वजन है 860 किलोग्राम। दोस्तों अभी आपकी स्क्रीन पर आपको जो साइकिल दिख रही है उसको इस पूरी दुनिया की अभी तक की सबसे ज्यादा भारी राइडेबल साइकिल माना जाता है जिसको कि बेल्जियम के जेफ पीटर्स के द्वारा साल 2016 में बनाकर तैयार किया गया था और उसी के बाद से ही इस साइकिल के नाम दुनिया की सबसे ज्यादा हैवी साइकिल होने का वर्ल्ड रिकॉर्ड भी किया गया है। तो ये साइकिल अपने आप में अमेजिंग जरूर है। फैक्ट नंबर 3। जैसे कि हम सभी जानते हैं और बड़े बड़े डॉक्टर्स का भी ये कहना है कि अगर हम काफी ज्यादा खुश और हंसते रहते हैं तो हम बड़ी से बड़ी बीमारी से जल्दी रिकवर हो सकते हैं। लेकिन क्या हो कि अगर आपकी स्माइल ही आपकी बॉडी के लिए एक डिसऑर्डर बन जाए? नहीं समझे तो चलिए आज मैं आपको जापान लेकर चलता हूं। असल में दोस्तों बहुत ही कम लोगों को ये मालूम होगा लेकिन जापान में काफी लंबे समय तक फेक स्माइलिंग मास्क नाम का एक बेहद ही अजीब सिंड्रोम भी मौजूद था जिसमें सस्पेक्ट 24 घंटे और यहां तक कि सोते हुए भी सिर्फ और सिर्फ स्माइल ही किया करता था। ऐसा सिर्फ इसलिए था दोस्तों क्योंकि जापान के एक नियम के अनुसार रेस्टोरेंट में काम करने वाले वेटर और वेटरेस हर बार ही स्माइल रखते हुए कस्टमर के पास ऑर्डर लेने और देने जाएंगे। ये मैटर नहीं करता है कि वो अंदर से कितनी भी उदास या फिर दुखी हो, उनको हर बार ही फेक स्माइल के साथ कस्टमर के पास जाना पड़ता था और यही वो कारण था जिसके चलते हुए जो भी इंसान काफी लंबे पीरियड तक इसी प्रकार की फेक स्माइल को अपने फेस पर रखता था तो धीरे धीरे उसका ब्रेन रीवायर होने लगता था। एंड इन दी लास्ट सस्पेक्ट का ब्रेन सभी इमोशंस को भूलकर सिर्फ और सिर्फ स्माइल को ही याद रखा करता था। यानी कि सस्पेक्ट कितना भी उदास हो या फिर खुश, उसका ब्रेन सिर्फ और सिर्फ एक ही इमोशन को याद रखता था और वो था स्माइल। और यही वो कारण था जिसके चलते हुए आगे चलकर जापान ने तुरंत ही रेस्टोरेंट से इस नियम को हटा दिया। डराने वाली बात यह है दोस्तों कि प्रेजेंट डेट में भी जापान में बहुत से ऐसे लोग हैं जो आज भी इसी सिंड्रोम से जूझ रहे हैं। फैक्ट नंबर 2। दोस्तों ये वाला फैक्ट करंट अफेयर की टच पर है। क्या आपको पता है कि अभी हाल ही में हैदराबाद में स्थित एक लोकल ज्वेलरी शॉप के ओनर ने 7801 नेचुरल डायमंड्स का यूज करते हुए इस पूरी दुनिया की अभी तक की सबसे ज्यादा हीरे वाली अंगूठी को बनाकर तैयार किया है।
और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इस अंगूठी का नाम गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड में भी शुमार किया गया है। सच में इस देश में टैलेंट की कोई कमी नहीं है। फैक्ट नंबर 1, डीएसएलआर कैमरास इतने ज्यादा महंगे क्यों होते हैं? असल में दोस्तों ये प्रश्न आज का नहीं बल्कि साल 1986 से लोगों के बीच काफी ज्यादा पॉपुलर है, जब सबसे पहली बार जापानीज कंपनी निकॉन के द्वारा दुनिया का सबसे पहला कमर्शियल डीएसएलआर कैमरे के प्रोटोटाइप को इस पूरी दुनिया के सामने लाया गया था। अमेजिंग बात यह थी दोस्तों कि साल 1986 में इस कैमरे की कॉस्ट अप्रोक्सीमेट 2,43,000 के आसपास थी, जो कि उस समय के हिसाब से काफी ज्यादा थी। अब दोस्तों बात अगर प्रेजेंट डेट की जाए तो आज की डेट में भी एक अच्छी क्वालिटी वाले एवरेज डीएसएलआर की कॉस्ट अप्रोक्सीमेट 50,000 के आसपास होती है। लेकिन आखिर ऐसा इन कैमराज में क्या होता है जिसके चलते हुए शुरुआत से लेकर आज तक भी ये कैमराज एक ऑर्डिनरी कैमरा की तुलना में काफी ज्यादा महंगे होते हैं? असल में दोस्तों किसी भी डीएसएलआर को तीन चीजें काफी ज्यादा कॉस्टली बनाती हैं। पहला सेंसर्स, दूसरा प्रोसेसर और तीसरा उसका लेंस। असल में दोस्तों किसी भी डीएसएलआर के अंदर काफी ज्यादा एडवांस और हाई क्वालिटी सेंसर्स को इंस्टॉल किया जाता है ताकि वो कम से कम मेगापिक्सल्स में बेहतर से बेहतर फोटोग्राफ्स को क्लिक कर सकें। लेकिन दोस्तों इन तरीके के सेंसर्स को बनाना बिल्कुल भी आसान नहीं होता है। असल में दोस्तों डीएसएलआर कैमरास के साथ सबसे बड़ी प्रॉब्लम यह है कि इनके अंदर इंस्टॉल किए जाने वाले सेंसर्स का साइज ऑर्डिनरी कैमरा सेंसर की तुलना में काफी ज्यादा बड़ा होता है, क्योंकि इनको मिलियन ऑफ पिक्सल्स का इस्तेमाल करते हुए किसी भी इमेज को क्लिक करना पड़ता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए इनकी बिल्ड क्वालिटी काफी ज्यादा हाई रखनी पड़ती है। प्लस एक डीएसएलआर के सेंसर को उसके इक्विपमेंट्स के हिसाब से मॉडिफाई करके डिजाइन करना होता है, जिसके चलते हुए बहुत बड़े स्केल पर रिसर्च करनी पड़ती है और इन सभी रिसर्चेस और टेस्टिंग की कॉस्ट भी डीएसएलआर की कॉस्ट के साथ इंक्लूड की जाती है। एंड सेम थिंग गोज विद प्रोसेसर। अब दोस्तों बात अगर लेंस की जाए तो किसी भी डीएसएलआर की जान उसका लेंस होता है, जिसमें अलग अलग तरीके के लेंसेज को बिल्कुल सटीक दूरी और एंगल पर इंस्टॉल किया जाता है। अगर इन एंगल्स के लेंस या फिर दूरी में 0.1% का भी फर्क होता है तो डीएसएलआर कभी भी क्लियर इमेज को क्लिक कर ही नहीं सकता, जिसके चलते हुए किसी भी डीएसएलआर के लेंस को डेवलप करने में काफी सालों की टेस्टिंग लगती है। एंड ऑफ कोर्स इन सभी रिसर्च और टेस्टिंग का खर्च भी आपसे ही लिया जाता है। और यही वो कारण है जिसके चलते हुए आपने भी नोटिस किया होगा कि एक सिर्फ 24 या फिर 25 मेगापिक्सल वाला डीएसएलआर कैमरा आपके फोन के 48, 64 या फिर 108 मेगापिक्सल्स की कैमरा की तुलना में भी काफी ज्यादा क्लियर और डिटेल्ड इमेज को क्लिक करता है। और यही सब रिसर्च, टेस्टिंग और हाई बिल्ड क्वालिटी किसी भी डीएसएलआर कैमरा को एक ऑर्डिनरी कैमरा या फिर आपके फोन के कैमरा की तुलना में काफी ज्यादा कॉस्टली भी बनाते हैं। आई होप दोस्तों आज की वीडियो आपको नॉलेजेबल लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो इस वीडियो को दिल खोलकर लाइक, शेयर और कमेंट जरूर कीजिएगा। आप चाहें तो मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, वहां भी मैं शॉर्ट फैक्ट्स और बैक स्टेज मूवमेंट को टाइम टू टाइम शेयर करता रहता हूं, जिसका लिंक आपको स्क्रीन पर या फिर डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। एक और फ्रेश कमाल वीडियो में आप सभी से दोबारा मुलाकात होगी दोस्तों। जय हिंद।